हेलो गाइस, ये जीओसी का लेक्चर नंबर 5 है। ये जीओसी का लेक्चर नंबर 5 है। हमने लास्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो मैं आंसर में बता दूं, ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं। यहाँ बात करें 4n+2 = 6, 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो 4n = 6 - 2, ये कितना हो जाएगा 4, 4n, n = 1। n क्या आना चाहिए था 0 1 2 3 4 5, तो n 1 आ रहा है, मतलब ये एरोमेटिक है। इसकी बात करें, यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा सकता है, इसीलिए ये भी एरोमेटिक है। 4n+2 पाई = 6, तो 4n = 6 - 2, n = कितना हो जाएगा 4/4, ये भी 1 आएगा। इसके जैसा बिल्कुल सेम ये और ये सेम, इसमें भी डिलोकलाइजेशन होगा क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में जाएगा। इसका भी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये भी रेजोनेंस में जाएगा। तो ये तीनों क्या है एरोमेटिक है। इसकी बात करें, इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, और इसको बोलते हैं थायोफीन। इनके नाम हैं, ये भी नोट कर लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है। एक और बात आती है, अगर मैं यही बात कर लूँ पिरामिडीन की, पायरामिडीन, देखिए यहाँ पे सॉरी ऐसा पिरामिडीन बनता ही नहीं है, यहाँ बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। कुछ ऐसा, मैं पिरामिडीन की बात करूं, पायरामिडीन है ये, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ ऐसा, इसमें भी लोन पेयर है, बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये है एंटी एरोमेटिक। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये डीलोकलाइजेशन में अगर जाएगा, अगर ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जगह sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इसीलिए एरोमेटिक नहीं है। sp2 की जगह sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है जैसे इधर डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो होगा क्या, sp2 से sp हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या थी प्लेनर, और यहाँ क्या बन गई लीनियर। और हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक के लिए स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और प्लस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्लेनर, बट यहाँ स्ट्रक्चर क्या प्लेनर नहीं है, इसीलिए एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं एरोमेटिक वाले। अब हमको पढ़ना था क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ एक लाइन, किसी का भी एरोमेटिसिटी अगर निकालना है, कहीं भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख गया, मतलब वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कभी ऐसा दिख जाए आपको कुछ इस टाइप का, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, ये भी क्या है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है, आप कंपेयर मत कर लेना उससे कि सर वो वाला आपने ये बता दिया, वहाँ प्लस चार्ज था बेटा, ये मत भूल जाना कि वहाँ प्लस चार्ज भी था, है ना। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए ये और ये दोनों के दोनों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। सिर्फ एक लाइन याद रखना है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कि कोई भी कंपाउंड जहाँ पे अटैच है, अगर कोई भी कार्बन दिख जाए आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए अब थोड़ी और आगे बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब हम अपन बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनमें से कुछ रिमेनिंग बचे थे। हम बात करते हैं एन्यूलिन की। एन्यूलिन की बात करें तो जर्नल उसका फॉर्मूला होता है CnHn, ठीक है। बेंजीन तक की तो हमने बात कर ली थी, अगर बेंजीन की कहें तो वो एरोमेटिक है, सबको मालूम है ये तो। अब हम आगे बात करते हैं।
अगर C8H8 है तो ये क्या एरोमेटिक है? ये भी समझते हैं कि भैया क्या ये एरोमेटिक है? अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप यही बोलेंगे कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। निकाल के देखें, 4n + 2 = 2 4 6 8, कितना हो गया, 4n = 6, n = 6/4 मतलब 3/2। ठीक है, जब n की वैल्यू 4n + 2 पाई से ऐसी आए तो इसको बोलते थे क्या अपन, एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते थे, एंटी एरोमेटिक। बट ये एंटी एरोमेटिक है ही नहीं, ये है नॉन एरोमेटिक। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इसमें तो प्लेनर है बट ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए इसका दूसरा फॉर्म क्या बनता है, टब शेप। आपने सुना होगा टब शेप इसकी बनती है स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, और इसमें ये नॉन प्लेनर बन जाता है। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है टब शेप में, और इसमें ये क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। क्या बन जाता है ये, नॉन प्लेनर। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ये टब शेप पर है, इस शेप पे एग्जिस्ट करता है बट इस पे नहीं करता। इसीलिए ये हो जाता है नॉन प्लेनर। और जब भी कोई नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती, वो होगी सीधे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दिखने में कुछ और है लेकिन ये एक्सेप्शन है। जनरली ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साइक्लोऑक्टीन इसको बोलते हैं। ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लेनर है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इसे बोलेंगे। ठीक है, ये एनिलीन की पहली वाली कहानी हो गई। अब अपन देखते हैं C10H10, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, C10H10 में क्या है, इस पे देखते हैं अपन। इसकी बात करें तो ये कैसे बनता है, ये बिल्कुल ये बना हुआ है, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, मैं उसको इधर लिख देता हूँ 4th नंबर साइड में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी वीडियो पॉज करके इनको ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर क्या है, आपको दिख रही होगी कि एरोमेटिक है। 2 4 6 8 10, ये आपको लग रहा होगा कि ये एरोमेटिक है बट इसमें एरोमेटिसिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कोने पे एक हाइड्रोजन और इस कोने पे एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन डीलोकलाइजेशन करने नहीं देंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और इलेक्ट्रॉनों के इधर आने नहीं देंगे। जब डीलोकलाइजेशन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं, तो इसकी एरोमेटिसिटी कहाँ से आएगी। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये भी क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। ये भी क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए बट ये भी क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसीलिए ये भी क्या है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है आपके। चलिए और आगे, ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। अगर इसी में और देख लें, अगर यहाँ पे H है, इस H की जगह कोई और कंपाउंड आ जाए तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, देखते हैं कुछ ऐसा। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आ जाए या फिर यहीं पे नाइट्रोजन आ जाए तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर है और इसमें कोई रिपल्सन वाली कहानी है ही नहीं। तो इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन है। यहाँ लोन पेयर है यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मूव करने के लिए आसान है, मूव कर सकते हैं। यहाँ कोई रिपल्सन के लिए नहीं है, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन भी है और प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी, बट ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है बट ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। अगर यहीं पे n भी होता तो भी वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, अगर यहाँ NO आ जाता या फिर इसी की जगह नाइट्रोजन आ जाता तो भी वो
एरोमेटिक कंपाउंड होता, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाती। यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ, ठीक है, एन लिखो या ओ लिखो, दोनों में वही बात है, दोनों में हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी और एनिलीन है, उनके बारे में बात करते हैं। एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है, देखिए इसमें क्या है, मैं बात करूं इसका निकालना है तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे भैया, इसमें जितने कार्बन हैं उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन, तो 14 माइनस चार्ज कितना भैया, -4, ये देखो -4 कितना हो गया 18, माइनस माइनस प्लस, और 14 + 4 कितना होता है 18। यहां से 4n = -2, तो 16 बचा भैया, 18 में 2 माइनस हुआ 16 ही तो आएगा, अपॉन 4, 4 4 जा 16, n = 4, n = 4 आया, ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी इनको ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जरा सा वेरिएशन आएगा, वो देखिए क्या वेरिएशन आता है। यहाँ पे C40 है, मतलब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 40, माइनस चार्ज कितना भैया -10, तो यहाँ मैं -10 लिख देता हूँ, कितना हो गया, ये सीधे हाफ सेंचुरी आ गया भैया, 50 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 था, उधर गया -2 हो गया भैया, 2 था 4n + 2 -2, 48 आ गया, 48/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या आ गया एरोमेटिक कंपाउंड, क्या आ गया ये एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर टाइप आ रही है, 1 2 3 4 12, मतलब क्या आ रही है 12 आ रही है, तो ये क्या है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। आप सभी को आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलिए थोड़ी आगे चलते हैं। देखिए भैया आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आप बताइए भैया, ये 4 है, सोचिए और बताइए, ठीक है। चलिए आप सभी पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे, मैं करता हूँ ट्राई। देखिए इसमें क्या है कि मोर स्टेबल कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल है डी वाला, सर कैसे, रीज़न बताओ सर, बताते हैं। मोर स्टेबल डी वाला, फिर है बी वाला, फिर है सी वाला, और फिर है ए वाला। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहले तो ये देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे। -m की बात करूं तो इस बात का ध्यान रखना, जो -m होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। -m जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, -m +m। लेकिन -i और +i ये दोनों क्या होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, डिस्टेंस पर निर्भर करते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होते हैं, +i -i। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसकी जो पॉजिटिविटी कोई भी नहीं बढ़ा रहा है, मतलब इसको अनस्टेबल कोई नहीं कर रहा है, कोई है ही नहीं, तो सबसे आगे आ गया ये मोर स्टेबल हो गया। अब इन तीनों की बात करें तो आपको ये भी पता है कि जो +m और -m है ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, मेटा पे नहीं लगता। तो इस जगह की बात करें तो यहाँ पे ओनली -i इफेक्ट लगेगा, पर यहाँ पे क्या लगेगा -m इफेक्ट, और यहाँ पे -m और -i दोनों लगेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ऑर्थो पैरा पे ही सिर्फ -m और -m और +m लगता है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे +m और -m का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो -m का जब यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा -i से, बट -m लग ही नहीं रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बट यहाँ और यहाँ बात करें तो इन दोनों जगह क्या है, इससे कहीं ज़्यादा खींचने वाले हैं, इससे कहीं ज़्यादा। यहाँ तो -m का कोई इफेक्ट ही नहीं है, बट यहाँ -i का भी इफेक्ट है थोड़ी बहुत, मतलब इस बेंजीन रिंग से खींचने की टेंडेंसी ये रखता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें तो -m है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर ये बी वाला आ गया। इसके बाद इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें अगर देखें तो -i और -m तो लग रहा है,
तो माइनस आई और माइनस एम इस बेंजीन के लिए लग रहा है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो यहाँ माइनस आई और माइनस एम इस कार्बन के लिए भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी करीब है। ठीक है, तो माइनस आई और माइनस एम दोनों लग रहा है, इस कार्बन के लिए भी लग रहा है और बेंजीन के लिए भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस एम लग रहा है माइनस आई तो लगेगा नहीं, सॉरी माइनस आई भी लग रहा है बट इस बेंजीन के लिए लग रहा है माइनस आई, और माइनस एम भी इस बेंजीन के लिए लग रहा है, बाकी इसके लिए तो माइनस आई लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन तक 1 2 3 4 तब तक तो माइनस आई फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। माइनस आई लग रहा है पर बेंजीन बस में लग रहा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इसकी और इसकी अगर कंपैरिजन करें तो मोर स्टेबल ये वाला फिर ये वाला, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए और आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपके पास सामने आ चुका है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताइए आप सभी, इसको ध्यान से देखिए, कोशिश करिए आप सभी, एक बार ट्राई कर लीजिए फिर देखते हैं अपन। देखिए इसमें क्या है, मोर स्टेबल इस वाला, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है कि इस वाले फ्री रेडिकल में मोर स्टेबल कौन सा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मोर स्टेबल है, साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इस वाले में 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब मोर स्टेबल तो यही वाला हो जाएगा। इसके बाद इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर में ये वाला स्टेबल, तीसरे नंबर पे यहाँ 3 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर ये स्टेबल 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं अगर इसकी पूरे की बात करूं, इसकी 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 और इसकी, इस बॉक्स वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसकी बात करूं तो मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी मोर स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सबसे ज़्यादा स्टेबल डी, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए अब आप इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें कौन सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, चलिए देखते हैं अपन। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, इसमें मोर स्टेबल कौन सा होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ मोर स्टेबल है, देखिए यहाँ पीएच, यानी यहाँ पे बेंजीन ग्रुप अटैच है, देखिए यहाँ पे बेंजीन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे CH2-। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये रेजोनेंस में जाएगा और ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी की बनेगी कंपेयर टू डी। ये भी रेजोनेंस में जाएगा बट सबसे ज़्यादा रेजोनेंस ये दिखाएगा, मतलब ए मोर स्टेबल, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर आगे बात कर लें इन तीनों में, तो ये भी रेजोनेंस में जाएगा बट ये और ये, मतलब बी नंबर और सी नंबर रेजोनेंस में नहीं जाएगा बट डी वाला रेजोनेंस में जाएगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ए फिर डी। इसके बाद इन दोनों में कंपेयर करेंगे अब अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ पे 3 3 6 3 9 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे ओनली 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए बी ज़्यादा स्टेबल है। फिर स्टेबल कौन है, सी। ये अपनी हो गई स्टेबिलिटी ऑर्डर। ए रेजोनेंस में जाएगा इसीलिए मोर स्टेबल है, भाई ये रेजोनेंस में ये भी जा रहा है बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज़्यादा होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड भी इसमें ज़्यादा है, तो मोर स्टेबल तो यही होगा। इसके बाद डी, इसके बाद बी, सी। बी में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है सी के कंपेयर में, सी में ओनली 6 अल्फा हाइड्रोजन। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा।